कट गया, बर्बाद, 1.5 घंटे बर्बाद। अब देखो, मेरा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं तो एज ए क्रिएटर भी बार्सिलोना पर काफी ज्यादा कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन भाई कितने रियल मैड्रिड का यहाँ पर पानी और सब छूट गया होगा। और पहले तो नहीं मैं मयोर्का के मैनेजर की गुद्दी थपेड़ूंगा, नहीं भाई, मयोर्का अच्छा खेल रही थी। नवंबर जिस तरीके से गया था, लग रहा था कि बार्सिलोना फंबल कर सकती है, तो पहले ही मिठाई का प्रबंध मैंने यहाँ पर कर लिया था, तो पहले ही सोन पापड़ी का हिसाब रख लिया। फिर यहाँ पर बार्सिलोना ने गोल मार दिया तो वापस करना पड़ा, फिर बर्नौल मंगवाना पड़ा, फिर मयोर्का ने गोल मार दिया जो उनका स्ट्राइकर है मुठियाली। डेफिनेटली भाई मेरे को लग रहा था कि मुठियाली पेल सकता है, मतलब मार देगा वो आदमी ऐसा है जिसको मैं ऐसे 5-6 साल में एक ही बार देखता हूँ, लेकिन जब भी देखता हूँ वो पेल लेता है। तो आई सस्पेक्ट कि मुठियाली मार तो सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके बाद तो फिर एक के बाद एक बर्नौल आते रहे घर में, एक के बाद एक यूज करता रहा मैं उस चीज को। बट जोक्स अपार्ट, ये गेम बार्सिलोना के एंगल से और पर्सपेक्टिव से ना भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट था और अर्जेंट भी था। तुम समझ रहे हो, जिस खुद हंसी फ्लिक ने इस चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके माना कि भाई अच्छा हुआ दिसंबर आ गया, क्योंकि नवंबर तो काफी ज्यादा हग्गू था और ये चीज बहुत ज्यादा एविडेंट थी। और बार्सिलोना ना ही आज प्री गेम यानी कि गेम से पहले की जो स्टोरी बिल्डअप हो रहा था उससे उनको एक साइकोलॉजिकल बैटल लड़ना था, बल्कि मैच में भी जो हुआ वहां पर भी एक साइकोलॉजिकल बैटल उनको लड़ना था। अगेन सबसे पहले गेम के बिल्डअप को समझते हैं। मयोर्का वर्सेस बार्सिलोना का मैच एक डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस मैच नहीं है, लेकिन ये बन जाता है करंट स्टेट को देख के, जहां बार्सिलोना रियल मैड्रिड से बहुत दूर। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा था कि नहीं, रियल मैड्रिड ना ही सिर्फ पकड़ लेगी बल्कि यहां पर मोस्ट प्रोबेबली अगर वो अपने बचे हुए गेम जीत गई तो ओवरटेक कर जाएगी। ऐसे में बार्सिलोना की तरफ से एक और फंबल, और बार्सिलोना फैन जो सस्पेक्ट कर रहे थे शायद से वो सच होता हुआ दिख सकता है कि ये बार्सिलोना की टीम डेफिनेटली मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होने वाली है। अब यहां पर गेम स्टार्ट होता है और ये गेम अजीब था भाई। हाफ टाइम पे 1-1 था तो साला ये समझ में नहीं आ रहा था कि बार्सिलोना ने यहां पर 2-3 गोल कैसे नहीं मारे, और जब फुल टाइम हुआ तो साला ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 4-5 कैसे मार दिए इन्होंने। ये उस टाइप का गेम था। लेकिन डेफिनेटली ये गेम कुछ चीजों को तो हंसी फ्लिक की एक्सपोज तो करता है। देखो आने वाले टाइम में हंसी फ्लिक इसको कितना प्रोएक्टिवली यहां पर एड्रेस करता है, ये बहुत की है। मतलब मैं ये कहूंगा कि बार्सिलोना ने जिस तरीके से मैच जीता, ताबड़तोड़ स्कोर लाइन, मतलब ताबड़तोड़। लेकिन गेम प्ले डेफिनेटली वो बार्सिलोना के फैंस जो भी काफी ज्यादा डिटेल्ड में अपनी टीम को देखते हैं वो इतने खुश नहीं हो सकते, बिकॉज दिस वॉज नॉट 100%। आप कह सकते हो कि मयोर्का बौखला गई थी, पागल हो गई थी। क्या भाई निक, क्या 1-1 के बाद क्या सोचा तुमने? 8-2 कर दोगे तुम? निक क्या है ये? बार्सिलोना सामने मेरी यूनिवर्सिटी की टीम है, निक क्या करोगे तुम? हैं भाई, उसने हंसी फ्लिक के भी पापा की टैक्टिक्स लगाई थी सेकंड हाफ में, इस तरीके से अटैक कर रहा था वो, और उसके बाद तो अलग ही पेल रहे थे। ऑफ कोर्स लमीन यमाल पे, रफीनिया पे अलग बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके का यहां पर डिजास्टर टैक्टिक्स यहां पर उसने लगाई इन रिस्पॉन्स टू बार्सिलोना, मतलब एक तो बार्सिलोना की टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उसमें भी आज हग्गू खेल रहे थे। जिसे मैं कहता हूं कि मिडफील्ड में बॉल चलाते हैं, दे एक्सप्लॉइट द स्पेसेस। पर आज मेरे को समझ में नहीं आया कि इतनी लॉन्ग बॉल, इतनी हड़बड़ाहट किस चीज की थी, और इसलिए बार्सिलोना एक्चुअली में गेम बना ही नहीं पाई, ना पेड्री के थ्रू बना पाई, और ना ही डैनी ओल्मो बीच में जो मछली घूम रही थी ये भी कुछ नहीं कर पाए। ये चीज सेकंड हाफ में उन्होंने जब मयोर्का को देखा कि हाँ मयोर्का तो विंसेंट कंपनी बन की टीम बनी हुई है, लेकिन उन्होंने जब पेला तो फिर उन्होंने पेलना ऐसा स्टार्ट किया कि भाई फिर नहीं, टांगे एकदम से बंद हुई, फिर तो खुली रह गई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा टैक्टिकली बात करते हैं इस चीज को। ये गेम जहां पर बार्सिलोना की स्ट्रेंथ समझाता है वो है कि भाई लमीन यमाल इज द गेम चेंजर, और एट द सेम टाइम रफीनिया और लमीन यमाल जब एक ही टीम में एक साथ होते हैं तो कितना क्लियर और कितनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर टीमों को पेला जाता है, क्योंकि रफीनिया समझ जाता है कि उसको कोई शो बोटिंग, उसको कोई स्केल्स, उसको कोई ही जस्ट हैव टू बी लीथल, ही जस्ट हैव टू बी लीथल, और वो लीथल रहता है। लमीन यमाल की बात करें, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि आई थिंक लमीन यमाल को किस बेसिस पे, किस पैमाने पे यहाँ पर नापना चाहिए, लेकिन लमीन यमाल असिस्ट भी देता है, लमीन यमाल गोल भी स्कोर करता है, लमीन यमाल यहाँ पर प्री बिल्डअप में काम आता है, लमीन यमाल आउटलेट है हर चीज में, तो वो पेनल्टी भी उसने जीती। एंड अगेन यहाँ पर आपको पासिंग देखो कि मिडफील्ड से कितनी आसानी से यहाँ पर खोला जा रहा था, लेकिन बार्सिलोना ने इस चीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया। सेकेंड हाफ में तो इट वॉज सीली टूट गई है ना। इफ इट्स नॉट, देर कहना है ना कि इफ इट्स नॉट टाइट इट्स नॉट राइट, और वो बहुत ही ढीला था मयोर्का का डिफेंस। उसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि फेरान टोरेस
मेरे लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ फर्स्ट टचेस और कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कि शार्पनेस का लैक ऑफ शार्पनेस लग रहा था, रस्टीनेस लग रही थी, बट अगेन ठीक है, मैं नंबर दूंगा उसको कि मोबाइल था, आप कनेक्ट कर पा रहा था, ऑफ कोर्स राइट प्लेस एट द राइट टाइम, गोल आपने मार दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वही आती है कि आप एक्सपोज हो रहे थे। मयोर्का या फिर मैं कोई भी टीम की बात करूं जो कि अगेन ऐसा डिजास्टर नहीं करेगी डिफेंस में, और मैं एक भी % क्रेडिट यहां पर बारसा के अटैकर से नहीं छीनना, लेकिन अगेन यहां पर उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कोई भी टीम जो कि कॉम्पैक्ट होगी और हर एक टीम हर मैच बाय मैच अभी समझ रही है कि यहां पर जो सेंटर बैक और फुल बैक्स के बीच में इतना बड़ा स्पेस है बार्सिलोना के प्रेस में, उसमें आप अपना एक विंगर या फिर एक आउटलेट डाल दो और यहां पर 1-2 करके आप यहां पर बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मार सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिसको हंसी फ्लिक को बहुत जल्दी प्रोएक्टिवली समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से यहां पर चीजों को करेगा। ऑफ कोर्स यहां पर बाल्डे कुंडे इतना ऊपर चढ़ते हैं कि इनिगो मार्टिनेज की बात करें, यहां पर इतना काम करना पड़ता है। और प्रॉब्लम यह है कि अगेन बार्सिलोना हंसी फ्लिक, अब तुम सोचते हो हंसी फ्लिक इस चीज को सॉल्व कैसे करता है? ऑफ साइड ट्रैप से। वो चाहता है कि यहां पर सामने वाली टीम वहां पर डिप्लॉय करे और वो हड़बड़ाहट में अपना बॉल निकाले, और मोस्ट ऑफ द टाइम मयोर्का कर ही रहती है। बस यही होता है ना कि यहां पर डेफिनेटली वो एक इंच का जो ऑफ साइड ट्रैप परफेक्शन के साथ लगाती है ना बार्सिलोना, वहां जिस दिन लैप्स आ गया गोल खा देंगे। लास्ट पाल्मास वाला करने की कोशिश मयोर्का ने पूरी करी थी, लेकिन आज उनकी एफिशिएंसी पूरी तरीके से सही थी। बार्सिलोना अपना डिफेंस जैसे तैसे करके ऑफसाइड ट्रैप लगाने में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम भाई कब तक रहेगा? एंड डेफिनेटली बार्सिलोना के जो फैंस होंगे वो सोच तो रहेंगे कि भाई गोल तो बहुत बढ़िया मार रहे हैं, लेकिन जब कोई बहुत ही हाई स्टेक्स वाला गेम होगा ना, तब जो 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 टेस्टिकल जो गोटे होंगे ना यहाँ पे, जब वो यहाँ गाल पे फंसे पड़े होंगे, तब फिर मजा आएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। अब ये कंट्रोवर्सी कितनी बड़ी है कितनी नहीं बड़ी है, किसने छापा है किसने नहीं छापा है, मैंने इसके बारे में पढ़ा और मेरे को अजीब लगा। एंड डेफिनेटली इसलिए मैं तुम्हारे सामने भी इस चीज को डिस्कस करना चाहूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मेरी पूरी नजर बनेगी। अगर उसमें मिकल उल्टा लेटा और पेप गार्डियोला के अलावा कुछ और हो, तो डेफिनेटली यहां पर हुआ ये कि रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे के अगेंस्ट एक पेनल्टी मिली थी जिसको बेलिंगम ने लिया था, लेकिन एक और पेनल्टी मिली थी जिसको बाद में वीआर ने घुमा दिया था। अब देखो यहां पर हुआ ये कि एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल जा रही है जहां पर यह था कि भाई जब रॉड्रिगो ने पेनल्टी ली, उसके बाद डग आउट से कार्लो एंसेलोटी ने यहां पर रॉड्रिगो को इशारा करा कि वो पेनल्टी एम्बापे को दे दे, जबकि रॉड्रिगो और एम्बापे दोनों में साठगांठ बनती हुई दिख रही थी कि पेनल्टी रॉड्रिगो लेगा। ये चीज काफी सारे लोग हिपोक्रेट कह रहे हैं कार्लो एंसेलोटी को, क्योंकि जब एंसेलोटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसने एम्बापे और पेनल्टीज को लेकर यहां पर यह चीज कहा कि पेनल्टी पे मेरा हक नहीं है और मेरा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये यहां पर डेफिनेटली आपस में डिसाइड कर लेंगे। फैंस ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया कि जब बेलिंगम ने पेनल्टी ली तब तो किसी ने एम्बापे नहीं चिल्लाया, लेकिन जब रॉड्रिगो ने पेनल्टी लेने की कोशिश करी तो यहां पर डेफिनेटली कार्लो एंसेलोटी को एम्बापे याद आ गया। और काफी लोगों ने इस चीज को भी पॉइंट आउट किया कि सीनियर प्लेयर तो यार रॉड्रिगो भी है। लाइक जिस तरीके से रॉड्रिगो ने भी इस टीम के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है पेनल्टी पे एम्बापे के लिए, कार्लो एंसेलोटी ने सबके सामने, इट्स लाइक समझ रहे हो ना तुम कि फैंस ने अपना डिसप्लेजर और डिसकंटेंट तो दिखाया है। अब देखो इसके रिगार्डिंग मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझाना चाहूंगा। देखो पहला ये है कि मैं ये मानता तो हूं कि भाई ये गलत तो है, रॉड्रिगो को स्केपगोट बनाया जाता है बिकॉज इट्स इजी टू लाइक उसको फंसाना आसान है। आप बेलिंगम को नहीं फंसा सकते, उसकी बेलिंगम की मेरी चड्डी फाड़ देगी, एम्बापे का पीआर उठा लेंगे मेरे को, विनीसियस के पीआर वो भाई वो तो खत्म ही हो जाऊंगा मैं। अब रॉड्रिगो का पीआर नहीं है, आप रॉड्रिगो को ज्यादा आराम से कह सकते हो, ब्लेम कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि कार्लो एंसेलोटी करता है, आई एम जस्ट सेइंग चारों में सबसे इजी टारगेट रॉड्रिगो है। अब देखो इसका एक और जो ऑब्जर्वेशन मैंने लिया है वो ये है कि मेरे को लगता है कार्लो एंसेलोटी है तो थोड़ा बायस एम्बापे की तरफ से होना। मैंने इसको पहले भी बोला है और तुमको अरे पिछले 2 एपिसोड देख रहे हो जहां पर मैंने एम्बापे की चीज को डिस्कस किया, मैंने वहां पर बोला भी है कि विनीसियस को लेफ्ट से हटा के स्ट्राइकर डालना और उसके ऊपर ये कवर डालना कि ऑफ कोर्स विनीसियस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड स्ट्राइकर और वो इंस्टिंक्ट्स को डेवलप कर रहा है। हाँ, इस आड़ में अपन ये भूल जाते हैं कि वो डेफिनेटली द बेस्ट विंगर है, लेकिन मैंने ये भी इस चीज पे कहा है कि जब कार्लो एंसेलोटी इस चीज का बेट ले रहा है ले सकता है बिकॉज उसने ही तो इन्वेंट किया है विनीसियस एज स्ट्राइकर। बट अगर ये नहीं काम करा ना तो बहुत बड़ा बैकफायर होगा और कार्लो एंसेलोटी हैज टू टेक द ब्लेम।
बट मैंने उस चीज को डिफेंड भी करा है कि भाई देखो एम्बापे है, हाथ बंधे हुए हैं, कार्लो भी नहीं कर सकता कुछ, लाइक एम्बापे चल ही नहीं रहा स्ट्राइकर पे तो क्या कर सकते हैं। जो तीसरी चीज मैंने नोटिस की है वो ये है कि लास्ट सीजन में रॉड्रिगो ने एक पेनल्टी मिस करी थी सेल्टा विगो के अगेंस्ट, और काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया। तो अगर कार्लो एंसेलोटी का ये पैमाना है या ये जजमेंट है कि अगर एम्बापे इस समय बढ़िया हॉट शॉट पे नहीं है तो उसको पेनल्टी मरवा के उसका कॉन्फिडेंस करवाते हैं, व्हाई नॉट रॉड्रिगो? एंड दैट्स हायरार्की सेट होती है ये। आई थिंक दिस इज वाई लाइक रॉड्रिगो इज इजी टू स्केप गोट, ठीक है, बट ऐसा नहीं है रॉड्रिगो है, आर्दा गुलर को देख लो, एंड्रिक को देख लो, काफी सारे ऐसे ही हैं। सेम आप ब्राहिम दियास की बात कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली काफी सारे फैंस ने इस चीज को लेके भाई क्रिटिसाइज तो किया है एंसेलोटी को, और पर्टिकुलरली लोगों ने ये चीज कहा है कि जब बेलिंगम ले रहा था तब क्यों नहीं एम्बापे का, तब भी एम्बापे ले लेता जब रॉड्रिगो। बट आई थिंक कार्लो एंसेलोटी हैज टू बी लाइक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज इसका जजमेंट का और देता हूँ, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रॉड्रिगो को लेके मैनचेस्टर सिटी की रिपोर्ट आ रही है, लिवरपूल की रिपोर्ट आ रही है, और रियल मैड्रिड डेफिनेटली नहीं चाहेगी कि रॉड्रिगो बिके। पहली बात, जरूरत ही नहीं है बेचने की, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर रॉड्रिगो अगर जाना चाहेगा तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अगेन अगर रॉड्रिगो चला गया, कोई भी अटैकर अपार्ट फ्रॉम लाइक ब्राहिम दियाज, बिकॉज इट्स लाइक ठीक है ब्राहिम दियाज इतना बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार नहीं, लेकिन अगर रॉड्रिगो की बात करें देन इट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। एम्बापे को फिर ये समझाना, और एम्बापे की लाइक द होल सिनेरियो इन दैट ड्रेसिंग रूम में हो जाएगा कि एम्बापे का इन्फ्लुएंस के चक्कर में रॉड्रिगो चला गया, एंड दैट वुड बी वेरी वेरी नेगेटिव थिंग, जो कि रियल मैड्रिड को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। रियल मैड्रिड पूरी कोशिश कर रही है बताने के लिए, और शायद से सच भी होगा कि एम्बापे अपने ड्रेसिंग रूम में काफी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को मेंटेन कर रहा है, और रॉड्रिगो का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज में कि रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में असल में हो क्या रहा है। बेलिंगम ने इस पर जवाब भी दिया था कि सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें कंट्रोवर्सी बनाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर सबके बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। तो ये मेरे को लगा कि कंट्रोवर्सी है, बट अगेन ट्रांसफर टॉक्स पे अगर मैं बात करूँ कि क्या मैनचेस्टर सिटी क्या लिवरपूल, काफी अर्ली है, बट हाँ ये बात तो सच है कि शायद से लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी दोनों की जीभ लबलबा रही होगी रॉड्रिगो देख के, बिकॉज भाई अगर यूलियन एल्वारेज 100 मिलियन में जा सकता है, इट इज रॉड्रिगो। कंपेयर नहीं कर रहा है प्रोफाइल्स को, बट द गिवन द एक्कोलेट, जो उसने चेंजेस, जिस तरीके की वर्सेटैलिटी, जिस तरीके के पोटेंशियल रॉड्रिगो में है, रियल मैड्रिड उसको मैक्सिमम यूज नहीं कर रही, रियल मैड्रिड उसको इफेक्टिवली यूज कर रही है, बट मैक्सिमम पोटेंशियल अगर इमेजिन कर सकते हो आर्ने स्लॉट और गार्जुला के अंडर अगर रॉड्रिगो आ गया, भाई भेलपुरी बना देगा सबकी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं लेवरकुसेन बायर्न की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये गेम ऐसे ही चलाया था एंटरटेनमेंट के तौर पे, लेकिन भाई इंटरेस्टिंग था। मैनुअल नॉयर ने गेम की शुरुआत में यहाँ पर रेड कार्ड लिया, एंड बायर्न म्यूनिख अंटिल द फर्स्ट गोल, दी ओनली गोल जहां पर लेवरकुसेन ने एक बार फिर से बायर्न को हरा दिया। इसमें केन भी नहीं था, बट फिर भी केन कर्स कहा जा रहा है। ये गेम कंपनी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, ये गेम हारे बायर्न म्यूनिख की खुद की वजह से। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगा, द होम स्टेडियम का एटमॉस्फेयर चुम्बेश्वरी, आई डोंट नो लाइक इट वाज, मेरे को तो एनफील्ड से ज्यादा खास लगा। किलस रही है मेरी, बट स्टिल मैं, जिसने भी बायर्न लेवरकुसेन और म्यूनिख का वो गेम देखा होगा, अलायंस एरेना वाज लेजेंडरी, मतलब खतरनाक। बट जितना एटमॉस्फेयर खतरनाक था, परफॉर्मेंस भी उतनी खतरनाक थी। इतना परसिस्टेंटली और कन्विक्शन के साथ यहाँ पर जाबी अलोंसो की टीम, जो कि 11 बंदों के साथ उतरी हुई है, बायर्न म्यूनिख ने फील ही नहीं होने दिया कि वो 10 बंदों के साथ हैं। लाइक लेमार की बात करें, बट जब प्रॉब्लम ये है ना, जहां मैंने कहा कि वो हारे इसलिए क्योंकि चांस ही नहीं ले रहा। आप चांस नहीं लोगे तो आप तो कुट हो गई। लेवरकुसेन इस मामले में मैं कहूंगा कि लेवरकुसेन ने भी 2-3 चांस फ्लोरिन विर्ट्ज के थ्रू बनाए थे, बट द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने जिस तरीके से पैट्रिक शिक को डालने की कोशिश करी, बायर्न का प्रेसिंग स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन था कि लेवरकुसेन के पास कोई चारा ही नहीं था, कोई आंसर ही नहीं था। बट अल्टीमेटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पे लेवरकुसेन ने गोल मारा, एंड देन दे डिफेंडेड फॉर देयर लाइफ। मैं ये कहूंगा कि बायर्न म्यूनिख अगर किसी बड़े गेम में हार रही है, या फिर जहां भी फंबल कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है बिकॉज उनके प्लेयर्स चांसेस बरी नहीं कर रहे हैं। चाहे कोमन की बात करें, चाहे साने की बात करें, साले में ओलिसे की बात करें, मेरी बात करें, दे आर नॉट बरिंग द चांसेस। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी ट्रांसफर टॉक्स की। सबसे पहले भाई ग्योकेरेस के अगर परस्यू की बात करें तो ऐसा बताया गया है, लाइक मैं तो समर ट्रांसफर विंडो के पर्सपेक्टिव से ही सोच रहा था, लेकिन विंटर ट्रांसफर विंडो के रिगार्डिंग ये बोला गया है कि लाइक अमोरेम जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन नहीं करेगा, बिकॉज उसको रेड नहीं करना, और वो अपने क्लब के लाइक अपने पिछले क्लब को कुछ नुकसान नहीं देता। अबे चूतिया हो गए हो क्या यार, क्या बक रहे हो भाई? अबे वो पागल है, वो दूसरा क्लब अबे वो भी थोड़ी देगा विंटर ट्रांसफर विंडो में, थोड़ी देगा कोई ग्योकेरेस को। हाउएवर ये भी बात सच है कि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हर रिपोर्ट ने इस चीज को लाइक सिंगल उस टोन में बोला है कि
इसमें आर्सेनल भी है, इसमें मैनचेस्टर सिटी भी है, और इसमें यहाँ पर डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अब रजिस्टर हो चुकी है कि भाई ग्योकेरेस को साइन करेंगे। बार्सिलोना का नाम अब भी आप कह सकते हो कि नहीं है, एज ऑफ नाउ बार्सिलोना का नाम नहीं है। हाउएवर ये भी मैं बता दूं कि बार्सिलोना का नाम शायद सिर्फ निको विलियम्स की डील में भी नहीं है, तो विच इज ऑल्सो लाइक काफी क्रेजी चीज हो रही है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम कोर्तवा की बात करें तो बताया गया कि भाई सऊदी तीबो कोर्तवा को ले सकती है। अब तुमको पता है कि लॉन्जिविटी के मामले में लॉन्जिविटी के मामले में तीबो कोर्तवा यहाँ पर ऑफकोर्स अभी रियल मैड्रिड में काफी सेटल्ड है, मैड्रिड भी काफी खुश है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर बहुत बेहतरीन पैसा नहीं दे देती सऊदी, जिसके चांसेस मेरे को कम ही लगते हैं, बट अगर तब तक नहीं होता तो कहीं नहीं जा रहा वो। वैसे 1 ही साल बचा है उसके कॉन्ट्रैक्ट पे। रियल मैड्रिड फिलहाल के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगेन इसके साथ बात करते हैं डियोगो डालो की। रियल मैड्रिड डियोगो डालो को टारगेट कर रही है जिसका मिनिमम प्राइस टैग 50 मिलियन है, विच डजंट मेक सेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव, बट यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बन सकता है। पहली बात तो डियोगो डालो जैसा इतना वर्सेटाइल प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है अमोरिम के लिए, तो अमोरिम सिंगल हैंडेडली नहीं चाहेगा कि डियोगो डालो को सेल किया जाए, और अगर बेचने की बात है तो और भी एसेट्स है भाई उन पे बेचने के लिए। प्लस अगर जाएगा तो फिर तो बढ़िया पैसे देके जाए, फिर तो ओवर प्राइस करके बेचो उसे, क्योंकि यूनाइटेड को भी सस्टेनेबिलिटी रूल्स के चक्कर में पड़ना पड़ रहा है, तो उनको इस चीज की काफी ज्यादा जरूरत है। हाउएवर मैं नहीं मानता कि डियोगो डालो यूनाइटेड को छोड़ेगा। हाउएवर मैड्रिड केम कम कॉलिंग, देन इट्स अ डिफरेंट सीन, बट मैड्रिड 50 मिलियन लेके तो नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी।